अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन जो मैंने शेयर की वो नज़र आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अभी ज़रा थोड़ा-सा वेट करें, ग्रुप में मैसेज कर दूँ, बाकी बच्चे जॉइन कर लें जल्दी, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी क्लास खत्म हुई होगी कोई मैं अभी अभी कोई क्लास खत्म हुई है? नो सर, दिस इज द फर्स्ट क्लास। अच्छा। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ। सो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने ओ लेवल की कुछ बेसिक्स रिवाइज की थी और एक नई बात जो हमने पढ़ना शुरू की थी दैट वाज अबाउट द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मैंने डिफाइन किया था कि क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है एक एटम के सेंटर से, न्यूक्लियस से उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस होता है। सो फिर हमें पढ़ना था कि ये रेडियस किस तरह वेरी करता है, चेंज होता है अगर हम ग्रुप एलिमेंट्स को स्टडी करें। तो ये हमारी कल की क्लास थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डाउन द ग्रुप पढ़ने के बाद आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो है अलोंग अ पीरियड, और उसके लिए मैंने पहले ही जिस तरह कल डेटा बुकलेट में से कुछ डेटा हमने ग्रुप के लिए निकाला था, आज मैंने इसी तरह का सिमिलर डेटा एक पीरियड के लिए निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हम सिर्फ यहाँ पर पीरियड के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीरियड के जो आयन्स हैं वो कल डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का आयन कल डिस्कस हो चुका है। कल ये डिस्कस हो चुका है कि एलिमेंट के मुकाबले में उसका कैटाइन छोटा होगा। अगर आप यहाँ देखें तो लिथियम के मुकाबले में उसका कैटाइन आपको छोटा मिलेगा, बेरिलियम का कैटाइन भी बेरिलियम एटम के मुकाबले में छोटा होगा, बोरॉन का कैटाइन भी उसके एटम के मुकाबले में छोटा होगा। सबसे अच्छी एग्जांपल कार्बन की है, क्योंकि कार्बन के पास कैटाइन भी है और कार्बन के पास एनाइन भी है। कार्बन का कैटाइन कार्बन के एटम से छोटा है और कार्बन का एनाइन कार्बन के एटम से बड़ा है। कार्बन का अपना साइज 0.077 नैनोमीटर है, जबकि उसके कैटाइन का साइज 0.015 नैनोमीटर है, छोटा है। वजह उसके पास एक शेल कम हो चुका है, और जो उसका एनाइन है उसका साइज 0.260 है। ये साइज काफी बड़ा हो चुका है क्योंकि उसके पास 4 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके ऊपर कम भी हो चुकी होगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से, तो वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। तो हम अभी एटम और आयन का फर्क तो कल पढ़ चुके हैं। ठीक है,
आज हम सिर्फ ये जो येलो कलर से मैंने एटम के रेडियस लिखे हैं उसे पढ़ना है, उसमें हम नियॉन को स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। हम पढ़ रहे हैं लिथियम से लेके फ्लोरीन तक। लिथियम का से लेके फ्लोरीन तक जब हम सबका साइज देखते हैं वन बाय वन, तो अगर आप गौर करें तो रेडियस छोटा होता जा रहा है। ठीक है, हमने 0.152 से स्टार्ट किया था, और फ्लोरीन तक पहुंचने पे 0.072 तक साइज आ चुका है। मैंने यहाँ नीचे अभी इस ट्रेंड को स्टेट भी किया है कि ट्रेंड क्या है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग अ पीरियड, और उसको स्केच भी किया है। ठीक है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका इस ट्रेंड का स्केच है, ग्राफिकल स्केच। कि एटम का रेडियस कम हो रहा है, जैसे ग्रुप में रेडियस बढ़ता है, पीरियड में रेडियस कम होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, बेरिलियम की है 2-2, बोरॉन की है 2-3, इसी तरह सबके पास 2 शेल हैं। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन तक देखें तो 2-6 और 2-7, यानी कि सबके पास 2 शेल हैं। एक पीरियड के अंदर शेल चेंज नहीं होते। ठीक है, ग्रुप में शेल चेंज होते हैं, पीरियड में शेल्स चेंज नहीं होते। तो अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम इन सब में साइज में बड़ा है। तो मैंने नीचे लिथियम के 2 शेल बनाए, तो उसके दोनों शेल्स को मैंने न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रखा है। फर्स्ट शेल भी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, सेकंड शेल भी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। आगे बढ़ते बढ़ते एटम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है श्रिंक हो रहा है, और ऑक्सीजन तक अगर आप देखें तो उसका फर्स्ट शेल भी न्यूक्लियस से करीब आ चुका है और सेकंड शेल भी न्यूक्लियस से करीब आ चुका है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हैं कि शेल जो है वो कोई एक फिक्स जगह नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो ओ लेवल से आने के बाद ए लेवल्स में इस माइंडसेट के साथ अक्सर आते हैं, क्योंकि वहाँ ये बात डिस्कस नहीं की गई होती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होती, तो उनके जहन में खुद एक इमेज बनता है कि अगर फर्ज करें कि न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल और हीलियम का फर्स्ट शेल और लिथियम का फर्स्ट शेल और कार्बन का फर्स्ट शेल सब एक ही डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, माइक अनम्यूट करके पूछें, आपकी चैट समझ में नहीं आई मुझे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आखिरी सेल में बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है वो बढ़ जाएगी, इस वजह से वो श्रिंक होता जा रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ने की वजह से ही वो श्रिंक हो रहा है, पर वो फोर्स इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रही है, वो एक्चुअली प्रोटॉन बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। ये सेम बात नहीं है, क्योंकि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इस फोर्स को प्रोटॉन ज्यादा कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ती है और उससे असल में उन्हें दूर जाना चाहिए, पर प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं वो उन्हें खींच के करीब लाते हैं। ठीक है, तो आपकी बात ठीक है कि सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती है, बट वो उसका क्रेडिट हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं प्रोटॉन्स को देंगे। सो जो आपके पास शेल है वो कोई एक फिक्स जगह नहीं है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ। फर्ज करें कि आप जो है ना वो जो न्यूक्लियस है, एटम का जो सेंटर है, उसको फर्ज करें आप नीपा चौरंगी समझ लें। नीपा चौरंगी जो है वो एटम का सेंटर है। अब इसके बाद न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, बहुत बड़ी एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप फर्ज करें अगर आपके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है ना, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो अब आप न्यूक्लियस से बाहर निकले और आप जा रहे हैं आगे, सदर की तरफ जा रहे हैं, आपको जो है पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करें हसन स्क्वायर पे मिला, तो आप उसको फर्स्ट शेल कहेंगे। जहां पे आपको पहला इलेक्ट्रॉन मिला वो फर्स्ट शेल है। वो आपने कहा कि जी
नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक कोई शेल ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। हसन स्क्वायर में पहले आपको इलेक्ट्रॉन मिला तो फर्स्ट शेल हो गया। पर अगर आपके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे ना, या 3 प्रोटॉन होंगे, तो जब आप न्यूक्लियस से हसन स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पहला इलेक्ट्रॉन बैतुल मुकर्रम मस्जिद पे मिल जाए, जो कि थोड़ी पहले आती है हसन स्क्वायर से। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन खिंचकर न्यूक्लियस से करीब आया हुआ होगा। अब आप उस जगह को फर्स्ट शेल कहेंगे। शेल कोई फिक्स जगह नहीं है, जहां पहला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है न्यूक्लियस से उसको फर्स्ट शेल कहा जाता है। तो बच्चों को अपने दिमाग से पहली बात तो इसको निकालना पड़ेगा कि शेल एक फिक्स जगह है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं उसको शेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर एक बहुत बड़ी एम्प्टी स्पेस है, उसमें फैले हुए होते हैं। वो किस किस डिस्टेंस पे रुके हुए होंगे न्यूक्लियस से, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो जब आप पीरियड में आगे मूव कर रहे हैं तो मुसलसल प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है। लिथियम में प्रोटॉन 3 है, बेरिलियम में प्रोटॉन 4 है, कार्बन में प्रोटॉन 6 है, फ्लोरीन में 9 है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से जो प्रोटॉन्स की पुल है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स खिंचकर न्यूक्लियस से करीब आ जाते हैं। तो एटम्स थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंप्रेस हो गया, सिकुड़ सा गया है। So this is the reason. Atomic radius is decreasing due to gradual increase in number of protons, due to which electrons are pulled closer to the nucleus. पीरियड में एटम का साइज कम होता है और उसकी वजह है इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है कि पीरियड का ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस का? Yes, sir. जी, चैट में जरा सब लोग बता दें प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर प्रोटॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे कि प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स या न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स? वैसे तो आप प्रोटॉन कहें या न्यूक्लियस कहें, बात एक ही होती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन या न्यूक्लियस की नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस और माइनस के बीच होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस की माइनस पे होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस की प्लस पे होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस और माइनस दोनों के बीच में होती है। तो आप ये कहेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स, या आप कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the nucleus and the electrons increases। यानी कि पूरा जुमला ये बनेगा कि as the number of protons in the nucleus increases, the electrostatic force between the protons, या लिख सकते हैं आप न्यूक्लियस increases। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो के बीच में होती है, किसी की फोर्स किसी के ऊपर नहीं होती। मैं जो उन्हें समझा रहा था कि वो ये कहते हैं कि फोर्स बढ़ने का क्रेडिट जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे वो। तो मैंने ये कहा कि इस फोर्स बढ़ने का क्रेडिट हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देते हैं, इसका फोर्स का क्रेडिट हम प्रोटॉन को देते हैं। ठीक है, पर फोर्स जो बनती है वो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही बनती है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। तो मेरा एक सवाल था जी बेटा। सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रही है पीरियड के साथ साथ, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। जी जी। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फिर उनकी भी जो चेंज है, विच मीन्स के रेडियस उनसे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ते हैं। जैसे हमने एनाइन में पढ़ा था। जी, तो वो दोनों कैंसिल आउट नहीं कर देते एक दूसरे को? देखें, आपका माइंड जिस तरह काम कर रहा है वो गलत नहीं है अपनी जगह के। जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे हमने एनाइंस में पढ़ा था। ठीक है, ऐसा हो सकता था, सही है। पर अभी आपके सामने एक डेटा लिखा हुआ है और एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब लिथियम का साइज आपके सामने लिखा हुआ है 0.152 और आगे बढ़ते बढ़ते वो साइज कम हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता कि साइज कम हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के जरिए निकला है। एग्री? सही 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 सही। हमने इस साइज को देखकर थ्योरी देनी है और थ्योरी हमने इसकी सपोर्ट में देनी है।
सही है, सही है। अगर ये साइज बढ़ रहा होता ना तो डेफिनेटली वही थ्योरी होती जो आपने अभी दी है, और फिर कोई बच्चा काउंटर सवाल कर रहा होता कि सर वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। हमें तो जो डाटा होता है उसकी सपोर्ट में थ्योरी देनी होती है, क्योंकि हम डाटा को चेंज तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है जो फैक्टर आप हाईलाइट कर रहे हैं वो अपना असर नहीं दिखा पा रहा। अगर हम उससे डिनाई नहीं कर रहे कि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रिपल्जन बढ़ती है, उनके दरमियान वो न्यूक्लियस से दूर जाने की करते हैं प्रोटॉन से। पर अगर ऐसा हो रहा होता तो डाटा सपोर्ट करता है इसको, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा वो जीत नहीं पा रहा, वो फैक्टर वो अपना काम कर रहा है, पर इट इज नॉट डिसाइडिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। द विनिंग फैक्टर इज द न्यूक्लियर पुल। ओके सर, सही। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे जाके आपका सिलेबस का टॉपिक 1.1 पार्टिकल्स इन द एटम एंड द एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमें 4 बातें पढ़नी है। पहली बात है यू नीड टू डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपको आइसोटोप्स की नोटेशंस पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ एग्जांपल्स। और फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आइसोटोप्स छोटा सा टॉपिक है और सारा ओ लेवल बेस्ड है, आप इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। बट बिफोर आई गो ऑन टू द आइसोटोप, मैं यहाँ पर एक टेबल और स्केच करना चाहूंगा। कल को अगर आपको एग्जामिनर आयन का रेडियस स्केच करने को दे देता है, पता चला, तो आप कैसे स्केच करेंगे pH3 के जो आयन है उनका। अगर आप देखें तो इसमें आपके पास लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम पॉजिटिव, बोरॉन और कार्बन है, ठीक है। इन सब का साइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, सही। ये मैंने यहाँ से डाटा उठाया, अगर आप देखें लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, ये आयोनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और ये सब के सब थे कैटाइन। यहाँ से सारे आ जाते हैं आपके पास एनाइन। यही कार्बन से, कार्बन के जब आप एनाइन पे जाएंगे तो एकदम साइज बढ़ेगा। किसी भी एनाइन का, सबसे छोटे एनाइन का भी साइज सबसे बड़े कैटाइन से बड़ा ही है। सबसे छोटा कैटाइन फ्लोराइड है, उसका साइज है 0.136, और सबसे बड़ा कैटाइन है लिथियम 0.06। तो फ्लोराइड फिर भी लिथियम से बड़ा है। तो इसलिए क्या होता है, इसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड आपको फौरन से ग्राफ ऊपर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ग्राफ ऊपर जाता है, एकदम से जंप आती है, ठीक है। कार्बन का रेडियस बड़ा हो गया, जो कार्बन 4- होगा, कार्बन का जो 4- होगा उसका ग्राफ बड़ा है। उसके बाद कार्बन के बाद है नाइट्रोजन 3-, वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। फिर ऑक्सीजन 2-, वो थोड़ा सा और नीचे आ रहा है। और फ्लोराइड माइनस, वो और नीचे आ रहा है। बट इवन फ्लोराइड भी जो है वो लिथियम से ऊपर ही रहेगा। ये स्केच क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir, clear. ये जो शुरू में बने हुए हैं ये आपके पास यहाँ पर ये कैटाइन बने हुए हैं, ये आपके पास एनाइन बने हुए हैं।
ओके, सो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। सबसे पहले तो आपको आइसोटोप की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। सो आइसोटोप्स आर एटम्स। आइसोटोप्स एटम्स होते हैं जिनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर उनके न्यूट्रॉन अलग होते हैं। ठीक है, उनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है बट उनका न्यूट्रॉन का नंबर अलग होता है। इसमें हमारे पास 2 से 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन के 2 एटम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का प्रोटॉन नंबर नीचे वाला सेम है, 17 है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, क्योंकि जब प्रोटॉन जितने होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में देखें मैंने नीचे प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन भी फिर 17 लिखा है, तो दोनों का ऊपर मास में चेंज है। एक का मास नंबर 35 है और एक का 37 है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है। एक के न्यूट्रॉन 18 है और एक के 20। तो जितना न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होगा, जैसे 18 और 20 में 2 यूनिट का फर्क है, वही डिफरेंस आपको मास में दिखेगा, 35 और 37। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है। अब उसमें प्रोटॉन नंबर तो सेम है दोनों मासेस में, तो दोनों में न्यूट्रॉन का फर्क है। ठीक है, इसी तरह कुछ और आइसोटोप्स हैं। एक है ब्रोमीन और एक है हाइड्रोजन। ब्रोमीन का एक आइसोटोप होता है 79 और एक 81। और इसी तरह हाइड्रोजन के वैसे तो 3 आइसोटोप होते हैं, आपने ओ लेवल में ट्राइट्रियम भी पढ़ा होगा, पर ट्राइट्रियम जो है वो आर्टिफिशियल है। मैन मेड आइसोटोप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। ये नेचुरल आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, वो ड्यूट्रियम होता है, जिसको डी से शो कर रहे हैं। तो हर आइसोटोप में क्या है कि प्रोटॉन नंबर सेम है पर मास नंबर का फर्क है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इस वजह से सेम होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं और आइसोटोप के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर सेम होंगी, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होती हैं, और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती हैं, सिर्फ वो डिफरेंट होती है जो मास पे डिपेंड करें। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। अब जब इन आइसोटोप्स का मास में ही डिफरेंस है, तो हर वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हो उसमें फर्क दिखेगा आपको। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कलर है, किसी इनके आइसोटोप से कलर सेम होंगे, तो कलर है, कलर मास पे अगर डिपेंड नहीं करता, अपीयरेंस, अपीयरेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो वो आप, या फिजिकल स्टेट की बात कर लें, सॉलिड लिक्विड गैस, वो मास पे डिपेंड अगर नहीं करता है तो वो सेम होगा। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती है वो डिफरेंट होगी। बेटा एक ही बात है फातिमा, जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसी होगी ना। इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका सेम ही होता है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम होगी। अच्छा जी, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ए लेवल का मेन टॉपिक है, मतलब ये टोटल ओ लेवल से डिफरेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ सवालात करा दूं। एक मैंने अभी आपको एक वर्कशीट सेंड की है ग्रुप पे, देखें मिल गई होगी आपको, वो डाउनलोड कर लें। ये क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इसके पेज नंबर 13 पर आ जाएं। और साथ में मैं आपको एक डाटा बुकलेट भी भेज रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें से पीरियोडिक टेबल यूज करना होगा
और आई थिंक आपको इसमें से डेटा बुकलेट्स में से टेबल भी यूज करना होगा रेडियस का। ये ओपन करके 13 पे आ जाए इसके। ये वाला पेज होगा। आई थिंक सब बच्चे अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा। इसके अंदर 32 एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके सिर्फ फर्स्ट टॉपिक के हैं, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस अभी मैंने करवाए। इन 32 में से 10 क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। इनके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 32 के एमसीक्यू नंबर 32 के फौरन बाद लगे हुए हैं। फिर बाकी के आगे के आपने करने हैं, ठीक है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि एक रेडिएक्टिव डिके में एक पार्टिकल एमिट होता है। उस पार्टिकल की इन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन मैंने दोबारा यहाँ बना दी है कि इन्होंने हमें जो ऊपर लिख कर दिया है वो मास होता है ऊपर, वो उन्होंने कहा है कि उसका मास नहीं है पार्टिकल का। और नीचे जो लिख कर दे रहे हैं ये हमें चार्ज होता है, वो नीचे वो हमें नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो अब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, उसका मास निग्लेजिबल होता है, ठीक है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन किसी और ऑप्शन पे अप्लाई नहीं कर सकते आप। अच्छा, मैं अभी ना आप लोगों से बार बार फीडबैक नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे 10 एमसीक्यूज हैं, 10 दफा फीडबैक लेना पड़ेगा कि समझ में आई या नहीं। आपको अगर नहीं आ रही समझ में तो आप चैट में लिख दें कोई बात, या माइक अनम्यूट करके पूछ लें। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने आपसे कहा है कि इनमें से किस ऑप्शन में उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं जितने के सल्फर के इस एटम के पास हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने सल्फर के इस एटम में न्यूट्रॉन्स निकाले, मास नंबर 32 में से प्रोटॉन नंबर 16 माइनस करके, तो वो आए 16। फिर मैंने इन सब के न्यूट्रॉन्स निकाले जो ऑप्शंस हैं, सिर्फ ऑप्शन डी में 16 न्यूट्रॉन्स थे, तो वो हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से किस स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। तो मैंने नीचे हर स्पीशी के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाले, और ऐसा सिर्फ डी में हो रहा है कि वो बराबर आ रहे हैं, बाकी सब में वो डिफरेंट आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्किल के कॉन्सेप्ट्स यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। मीर चक्कर अमीन बेटा अपना माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट करें, आपका अनम्यूट हुआ माइक। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर इन्होंने आपको एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया हुआ है थेलियम का, और ऐसे एक जनरल नॉलेज के लिए बात बताई हुई है कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट में जितना है वो देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उजैर हुसैन आप भी अपना माइक म्यूट रखें बेटा। जी, तो इन्होंने पूछा है थैलियम के बारे में कौन सी बात ठीक है। तो इसका पहला आंसर इसलिए गलत है कि इन्होंने कहा है कि इस आइसोटोप में न्यूक्लियॉन नंबर 120 है। न्यूक्लियॉन नंबर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं जिसका दूसरा नाम मास नंबर होता है। वो 201 सामने दिख रहा है, तो वो 120 तो नहीं है, वो तो गलत हो गया। पर ऑप्शन बी में इन्होंने कहा है कि इसके पास 81 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे वाला नंबर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताता है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 81 है इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी 1808 में, और उसके बाद उसके अंदर 4 प्रिडिक्शंस थी, उसने 4 बातें प्रिडिक्ट की थी एटम के बारे में। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ये उसकी उस वक्त की दी गई प्रिडिक्शंस हैं चारों। इनमें से 4 में से 3 प्रिडिक्शंस आज गलत साबित हो चुकी हैं और एक बात अभी तक सही है। आपने पता करना है कि उनमें से कौन सी बात चारों में से सही है आज तक। तो जो पहला ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो वक्त गुजरने से एटम बड़े नहीं हो जाते, एटम हमेशा छोटे ही पार्टिकल हैं, वो आज भी छोटे हैं, कल भी छोटे ही रहेंगे। तो ये बात तो ठीक है बिल्कुल आज तक कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। बाकी तीनों बातें उसकी बदल गई हैं, गलत साबित हो गई हैं, और उनकी वजह क्या है? पी, एक उसने प्रेडिक्शन दी थी कि एटम को आप छोटे हिस्सों में स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि उसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, एटम के अंदर एटम से स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। दूसरा उसने कहा था कि ऑल द एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैव द सेम मास, उसको आइसोटोप्स का नहीं पता था। आइसोटोप की डेफिनेशन ही यही है कि आइसोटोप्स पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम होते हैं but they have different mass। जैसे क्लोरीन के अभी मैंने आपको 2 आइसोटोप्स दिखाए, दोनों एलिमेंट क्लोरीन ही थे पर दोनों का मास डिफरेंट था। तो ऑप्शन सी का मतलब है उसको आइसोटोप्स का नहीं पता था। ऑप्शन डी में उसने कहा है कि अगर एलिमेंट अलग होगा तो उसका मास भी लाजमी अलग होगा। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। एलिमेंट अगर अलग होगा तो उसका प्रोटॉन नंबर तो अलग होगा लाजमी, पर उनका मास सेम हो सकता है। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का मास भी 40 है पीरियोडिक टेबल में और कैल्शियम का मास भी 40 है, तो दोनों अलग एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट अलग होने से मास हमेशा अलग नहीं होता, पर मेजॉरिटी टाइम 97-98% टाइम्स ये सही है। जब एलिमेंट अलग होते हैं तो उनके मास भी अलग होते हैं, पर ये कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन फैक्टर नहीं है। जैसे हमेशा प्रोटॉन हमेशा अलग होते हैं, प्रोटॉन कभी सेम नहीं होते अलग एलिमेंट्स के, बट मास ऐसा फैक्टर नहीं है, मास सेम हो सकता है। इसलिए सारे पॉइंट्स गलत हैं सिवाय ए के। क्वेश्चन 6 तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें 3 पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाया हुआ है और पूछा है किस डायग्राम में पार्टिकल सही बिहेव कर रहा है। जैसे पहली डायग्राम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है, वो सही है। दूसरी डायग्राम में न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, वो सीधा निकल रहा है, वो भी ठीक है। तीसरी डायग्राम गलत है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है और उसको उन्होंने पॉजिटिव के पास ही भेज दिया है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, वो नेगेटिव के पास जाएगा। तो 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 7 भी बहुत आसान है। उसमें उन्होंने आपको फॉस्फाइड आयन दिया हुआ है और सारी बातें बताएंगे, उसका प्रोटॉन नंबर, मास नंबर और चार्ज, और यही चीजें आपको चाहिए होती हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। नीचे जो नंबर दिया हुआ है वो प्रोटॉन नंबर है, यानी कि 15। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है 3- यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। तो इससे आपका ऑप्शन ए बन जाता है, क्योंकि कहीं और ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि प्रोटॉन 15 हो और इलेक्ट्रॉन 18 हो। उसके बाद क्वेश्चन 8 में इन्होंने बोला हुआ है कि हीलियम और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ट्राइट्रियम को अगर कंपेयर करें, हीलियम और ट्राइट्रियम को कंपेयर करें तो क्या बात सेम है? तो मैंने कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे। दोनों के प्रोटॉन डिफरेंट हैं, एक का प्रोटॉन नंबर 2 है, एक का 1 है। दोनों के इसी वजह से इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। पर जब मैंने दोनों के न्यूट्रॉन निकाले तो वो दोनों के सेम आए, तो दोनों के न्यूट्रॉन सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब डिफरेंट है। तो इसमें देखें ऑप्शन ए और बी तो सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो एटम है और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कभी नहीं हो सकते, वो सेम होते हैं। तो मैंने चले नॉलेज के लिए ऐसे सॉल्व कर दिया, मैंने सबके प्रोटॉन, सबके इलेक्ट्रॉन, सबके न्यूट्रॉन निकाल दिए। तो ए और बी में देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं क्योंकि वो एटम है। हमारा आंसर सी है क्योंकि उसमें तीनों नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं। डी में मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम निकले, तो इसलिए डी आंसर नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ अभी आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्लोरीन का जो एटम जिसका मास 35 होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पूछे हैं। इसके ऊपर जो ये डॉट लगा हुआ है ये कोई चार्ज नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे इस डॉट का मतलब क्या। अभी आप इसको ओमिट कर दें, इसको बस आप क्लोरीन का एटम समझें। तो कुछ नहीं करना था आपने, इसमें क्लोरीन के प्रोटॉन 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे और न्यूट्रॉन 18, वो आपने देख लेना था कहाँ था। यहाँ तक सबको समझ में आई बेटा? ऑप्शन क्लियर है यहाँ तक सबको? ये बताएं। Yes, sir. Clear. बाकी बच्चे चैट में बताएं जल्दी से। अच्छा जी, गुड। अच्छा, आप क्वेश्चन 11, 12 और 13 ये थोड़ा सा रुक जाएं। 11, 12 और 13 अभी मत करें, मतलब आप एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है ये, मतलब आपने करने हैं, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप 14 ऑनवर्ड स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन 14 करें, मार्किंग स्कीम से पीछे से आंसर देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ लें, माइक अनम्यूट करके पूछ लें या चैट में लिख दें। और अगर हो रहे हैं तो आगे बढ़ें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये ए लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है? आपसे हो रहे हैं सवाल और आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, ये आपका एक रिफ्लेक्शन है कि पिछले 2 दिन से जो आपने क्लासेस ली हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है? स्टार्ट करें प्लीज। होमवर्क जो है वो क्वेश्चन 11, 12 और 13 है, ये थोड़े मुश्किल है, ये फिर मैं करा दूंगा अगर आपसे नहीं होंगे ये तीनों क्वेश्चन 11, 12, 13। अभी क्लास वर्क 14 से 32 है जी। यू विल गेट द हार्ड कॉपी वंस यू गेट टू स्कूल। स्कूल पहुंचने पर हार्ड कॉपीज की मिलेगी, ठीक है? अभी इसको सॉफ्ट कॉपी से काम चलाना पड़ेगा। 14 से स्टार्ट करें।
जी मोहम्मद अशारिफ, क्वेश्चन 19 समझना है आपने? अच्छा ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। मोहम्मद फवाज, आंसर्स बेटा लगे मैं पीछे क्वेश्चन 32 के बारे बाद। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने कहा है कि सोडियम एजाइड एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रहा Na अब इस फॉर्मूला से मैंने क्या किया है, सोडियम आयन अलग कर लिया है, एजाइड आयन अलग कर लिया है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि सोडियम ग्रुप 1 में है, उस पर चार्ज +1 है, तो सामने वाले पे -1 होगा, जैसे NaCl होता है, यानी कि N3 पूरे पे मिलाकर -1 चार्ज होना चाहिए। अब Na तो उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा कि Na का प्रोटॉन नंबर 11 होता है, तो Na के ऊपर +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, तो आंसर A या B में से होगा। पर एजाइड आयन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एजाइड आयन मैं आपको समझा देता हूँ। एजाइड N3 है, यानी कि उसमें 3 नाइट्रोजन एटम है, हर नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 नाइट्रोजन एटम में हो गए 21 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके ऊपर -1 का चार्ज है, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया हुआ है, तो फिर हो गया 22, इसलिए आपका आंसर हो गया बी। ठीक है मोहम्मद अशारिफ, समझ में आ गया आपको बेटा? मोहम्मद जुएब, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये किस क्वेश्चन में आया हुआ है? हाई वोल्टेज इसलिए अप्लाई करेंगे ना आप, ताकि पार्टिकल्स मुड़े। लो वोल्टेज से तो हो सकता है फोर्स कम जनरेट हो, हाई वोल्टेज से सही फोर्स जनरेट होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जब तक वो स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होगी, पार्टिकल्स कैसे उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। जी अरीब, आपको मैंने अभी बताया है कि क्वेश्चन 11, 12 और 13 नहीं करना है, 14 से स्टार्ट करना है।
जी सैफ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का वर्ड किस क्वेश्चन में आया हुआ है बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो। ओके सर। क्वेश्चन 22। जी मोहम्मद फवाज, क्वेश्चन 22 में इन्होंने कहा है कि आपने यूरेनियम देखो फवाज, माइक अनम्यूट करें। जी सर। जी, यूरेनियम के नीचे प्रोटॉन नंबर कितना है? 22। उसमें आपने ऐड करना है 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना उसमें ऐड करना है? 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा? 93। जी। पहले तो पीरियड टेबल में जाके आपने 93 ढूंढना है, कौन है ढूंढने। एक मिनट सर। आप ये ढूंढिएगा, आपको पीयू मिलेगा, ठीक है। पीयू, अब पीयू के 2 ऑप्शन है, 238 और 240। जी 238 सर। हमारा आंसर इसलिए क्योंकि जो ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं ना
उसमें 2 न्यूट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो 238 से वसूलन तो 240 हो जाना चाहिए था, तो जी। साथ में दोबारा 2 न्यूट्रॉन रिलीज भी हो रहे हैं, +2 न्यूट्रॉन लिखा हुआ है ना, अच्छा अच्छा, सही सही सर, समझ में आ गया। रिलीज हो गए, तो इसलिए जो है वो फिर से 238 हो जाएगा। ओके। अच्छा बेटा, आप लोग अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपकी भी दूसरी क्लास है, मेरी भी ऑनलाइन दूसरी क्लास है, अब हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में 11, 12 और 13 मैं सॉल्व करा दूंगा, आप खुद से एक दफ़ा अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़।